ईरान की संप्रभुता ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि रिजीम चेंज को लेके। तो मुझे लगता है कि ईरान जो है सो कई लेवल्स पे जो है अपने आप को जो है मैनेज कर सकता है। और विकल्प की जहां तक बात है तो चूंकि रूस और चीन के साथ है ही, वो ग्लोबल साउथ के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू भी अपने कई एंगेजमेंट की बात करेगा। तो विकल्प कम है क्योंकि खाड़ी के देश उस लेवल पे उनकी सपोर्ट में नहीं आएंगी। ओआईसी जो है उस लेवल पे उनको सपोर्ट नहीं देगी, खासकर चूंकि वो खुद जो है अमेरिका इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो एक बहुत पावरफुल सैनिक कंट्री है वो सपोर्ट में नहीं आएंगी। तो चीन जो है अपने आप में हो सकता है वो सप्लाई के थ्रू तो उनको मदद करे, लेकिन ओपन जो है सो सपोर्ट ना करे। रूस जो है उस लेवल पे है नहीं कि वो कंप्लीटली अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुकी है। तो सैन्य लेवल पे तो उनकी कम है विकल्प, लेकिन सर्वाइवल उनकी स्ट्रेटजी उनको अच्छी तरह से मालूम है। एक ही बस उसमें फर्क पड़ेगा कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो किस हद तक जो है अपनी सरकार को बचाना चाहेंगे। जी महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इस सवाल पर मैं तीनों ही गेस्ट से ब्रीफ में मैं चाहूंगी कि आप अपने इनपुट्स दें कि भारत के लिए अभी कूटनीतिक रूप से कितना चैलेंजिंग वक्त है, अभी जो हालात बने हुए हैं। महेश जी। पहली बात तो एक जो पिछले वक्ता ने जो कहा है उसको एक साथ जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी जो कमी है उनके इस तरह के सैनिक अभियान की, कि कोई विकल्प उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है आयतुल्लाह के या इस्लामिक रिपब्लिक की जगह पर। कोई भी ऐसा सर्वमान्य ईरान के लिए विकल्प नहीं है। पर रजा पहलवी लगातार उनके पोस्ट हम देख रहे हैं। उनका मेरे ख्याल से ईरान पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। ईरान में बहुतायत ऐसे लोगों की है जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पिछले 47 साल में बड़े हुए हैं। उनको शाह के जमाने की कोई याददाश्त व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, और शाह के जमाने में जो सवाक और इस्लामिक चरमपंथियों पर जिस तरह से यातनाएं दी जाती थी उसको भी इस सरकार ने काफी बढ़ा चढ़ा के बताया है। तो ये सब पे रहते हुए न तो मुजाहिदीन खल्क न ही शाह के जो लोग हैं वो ऐसा कुछ कर पाएंगे कि वो विकल्प के तौर पर उभरे, ऐसा नहीं है। और फिर ईरान में कई संप्रदाय हैं, जैसा कि शिया बहुमत हैं लेकिन सुन्नी भी हैं और कुर्द भी हैं और बलूच भी हैं वगैरह वगैरह। तो दो संभावनाएं मुझे लगती हैं ईरान के सामने। पहली बात तो ये कि एक तरह से विघटित हो जाएगा और गृह युद्ध की स्थितियां फिर बन जाएंगी जैसे लेबनान में एक जमाने में हुआ करता था। या दूसरा, IRGC पासदारान जिनको कहते हैं वो इस्लामिक रजीम की जगह पर आ जाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए और भी घातक हो सकता है क्योंकि वो फौजी हैं और उनको डिप्लोमेसी से कोई खास सरोकार नहीं है, और वो परमाणु शक्ति को सैनिक कारणों के लिए दोहन करने के लिए और भी आमादा हुए। जहां तक भारत का संबंध है, विकल्प हमारे लिए यही है कि हमारे लोग वहाँ सुरक्षित रहें। 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं। तेल के मामले में हमें जो निर्भरता है खाड़ी पर वो जारी रहे। बस यही दो बड़े विकल्प कहना चाहूंगा। धन्यवाद। शुभदा जी, भारत के कूटनीतिक चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी के हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं? अभी तो काफी हमारे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी में है, चेयरपर्सनशिप में है, और प्राइम मिनिस्टर का तुरंत ही अभी इजरायली दौरा हुआ था। हमें हमारे लिए ऑयल का जो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान को चाइना और रशिया को ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने के लिए कैस्पियन सी से ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसमें 20% ऑफ ऑयल, वर्ल्ड्स ऑयल पास करता है सप्लाई, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। और उसके बाद हुथीज ने बाबल मंदब को भी बंद कर दिया है। इनको हेल्प कौन कर रहा है सैटेलाइट इमेजरी से? चाइना। तो अब मुद्दा है ये है कि हमें पहले तो अपनी डायस्पोरा को देखना है जैसे सचदेव जी ने बोला, और दूसरा कि हमें अपना ऑयल इंपोर्ट का देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑयल इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा कभी रशिया से तो कभी ईरान से हमेशा यूएस ने कहीं नहीं कंट्रोल किया है। अब लेकिन ईरान जो है
ईरान अभी मुझे लगता है कि एस्केलेशन और बढ़ेगा, रात के समय में और बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा से 12 दिनों में यही हुआ था। और सबसे ज्यादा है कि बहुत सारे हो सकता है इनोसेंट लोग भी, क्योंकि ईरान में होते हैं क्या, शिया हैं, पर्शियंस, उसके बाद सुन्नीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, 20,000 जूज हैं, अजेरीज हैं, कुर्ड्स हैं, बलूचीज हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद CIA या मोसाद का एजेंट मान के पकड़ा जाए, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे ईरानियन भी IRGC के मेंबर्स इजराइल में हैं, उनको भी शायद पकड़ा जाए। तो सिविलियन कैजुअलिटीज आने वाला जो दिन नहीं, आने वाली रातें काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। प्रेमानंद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछले बार के हम अगर क्लैश को देखें तो 12 दिनों में ये सिमट गया था, अभी का कितने दिनों तक जाता हुआ नजर आता है? देखिए ये सबसे जो है सो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करेगा। देखिए कि किसी भी वॉर जब आप जाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज। अगर वो नहीं होता है तो किसी न किसी तरह से वॉर वापस लौटता रहेगा। अगर ये होता है तो चूंकि पॉलिटिकल जो वहां पे स्थिति है, कोई जो है सो विकल्प नहीं है, तो एक फर्दर केओस भी रहेगा। अभी ये डिपेंड ये करता है कि ईरान जो है वो अपनी क्षमता को किस हद तक जो है मेंटेन कर पाए। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कब तक जो है सो अमेरिका, देखिए इस मामले में ये है कि उनके जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, और खासकर ट्रम्प ने जिस हिसाब से वहां के लोगों को एड्रेस किया है, तो ये बड़ा जो है सो गंभीर इस वजह से भी है कि इस तरह के कभी भी डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधन के तौर पे नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ा है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि कई महीनों से आप देखें, नेतन्याहू जब अभी हालिया में गजा बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, तो कहीं ना कहीं जब भी इजराइल अमेरिका के साथ कभी भी एक फाइनली कुछ करता है एग्रीमेंट वगैरह उनके हिसाब से, तो एक ट्रांजैक्शन करता है। तो मेरा मानना यह है कि अनटिल एंड अनलेस अमेरिका की कांग्रेस या वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जिसको ट्रम्प हालांकि ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वहां पे अगर वो प्रेशर क्रिएट होता है कि वॉर इज नॉट गुड फॉर अमेरिका, हम इजराइल की वॉर क्यों लड़ रहे हैं, तो लगता है कि किसी न किसी इसका विकल्प ढूंढेंगे। अरब जो खाड़ी देश है, शायद वो जो है कोशिश करें कि किसी ने उनकी सुरक्षा पे भी खतरा है, वो एक प्रेशर क्रिएट करें कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट को कि आप इजराइल की सुरक्षा को लेके हमारी सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर की जो ऑयल मार्केट है उसके प्राइसिंग पे बहुत असर पड़ेगा। इंडिया हो, दुनिया के जितने छोटे मुल्क के कंट्रीज हैं, ऑलरेडी US रशिया यूक्रेन वर्क से वो प्रॉब्लम में है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, इन सब पे जो इसका असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जो है कि वॉर सिर्फ जो है सो एक आर्म्स इंडस्ट्री के अलावा किसी को फायदा नहीं देता है। तो अगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो पूरा करना चाहते हैं तो साथ में साथ उनको ये भी देखना होगा, जो कि जिन चीजों को मैंने अभी जैसा जिक्र किया, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने उस हिसाब से सोचूं तो मुझे लगता है कि ये लंबा चलेगा। ये जरूर है कि डायरेक्ट मिलिट्री कब तक चलता है ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वॉर अभी खत्म नहीं होने वाला है। प्रेमानंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। महेश जी, आपका भी शुक्रिया, और शुभदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सारे इनपुट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूस समेत कई देशों ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। बहुत से देशों ने संयम बरतने की अपील की है, मगर जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से इमरजेंसी सायरन की खबरें आ रही हैं, इससे ये आशंका बनी हुई है कि संघर्ष और तेज हो सकता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ही बता रहे थे। फिलहाल ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बने हालात पर BBC हिंदी के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही।